नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस टेस्ट सीरीज़ के चौथे भाग में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण जो हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी, इसके अंतर्गत ये चौथा भाग है। इसके अंतर्गत सबसे पहले भाग में हिस्ट्री था, दूसरा इंडियन स्ट्रगल था, तीसरा वीडियो ज्योग्राफी पे था और चौथा आज ये आया है पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था पर। और सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया। तो अगर वाद की बात की जाए कि कहाँ पे सबसे पहली बात किस वाद में इसको प्रतिपादित किया गया, तो याद रखिएगा, आपने ज़रूर सुना होगा, एक नाम होता है केशवानंद भारती केस। ये जो केशवानंद भारती केस है, ये सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो 1973 का केस आया। और इसके अंतर्गत ये बोला गया कि जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रियम्बल मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रियम्बल होता है मतलब जो प्रस्तावना। तो ये बोला गया कि जो प्रस्तावना है दैट कैन बी चेंज, इसको बदला जा सकता है। इससे पहले ये बोला जाता था कि जो संविधान की जो वो है प्रियम्बल, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। तो इस केस के बाद ये हो गया कि प्रस्तावना भी बदली जा सकती है, लेकिन कितनी बदली जा सकती है ये महत्वपूर्ण बात है जानना। तो याद रखिएगा, उतनी बदली जाए जिससे संविधान की मूल भावना का कभी भी ह्रास ना हो। तो फिलहाल इसका उत्तर होगा केशवानंद भारती केस 1973। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे हम चलेंगे अब। तो जो प्रश्न संख्या 2 है, इसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। तो देखिए 312 की अगर बात की जाए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी सर्विसेज होती हैं, अखिल भारतीय सर्विसेज, उसका आप बात करें 312 से लेके 315, अगर 312 से 315 तक किसी भी अनुच्छेद की बात करेंगे तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। यानी कि आप समझ ही रहे होंगे, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईएएस हो गया। तो जितनी भी इस प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उसका जो वर्णन है वो 312 से 315 के बीच में। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि जो ये सारी, इसके अतिरिक्त एक, जैसे सिविल सर्विसेज डे की बात की जाए तो कल ही हुआ था 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को क्या होता है, सिविल सर्विसेज डे होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष भी बोला जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले, जो भारत के सिविल सर्विसेज थे, सिविल सर्वेंट्स थे, लोक प्रशासनिक अधिकारी, उनको सबसे पहली बार 21 अप्रैल को ही उन्होंने संबोधित किया था। तब से 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाने लगा, शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट बात है, पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ पे, अगर नई सेवा सपोज करिए बढ़ानी है तो उसका अनुमोदन कहाँ से होगा। तो याद रखिएगा, उसमें लोकसभा कोई काम नहीं, सिर्फ राज्यसभा यानी अपर हाउस में ही उसके लिए जो है कि प्रस्ताव लाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि अखिल भारतीय संविधान में प्रथम बहिर्गमन या फिर वॉकआउट, जैसे आप सुनते होंगे कि वॉकआउट कर दिया इसने, कई बार विरोधी पार्टियां विरोध स्वरूप वॉकआउट कर देती है। तो सबसे पहला वॉकआउट किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। इन्होंने इसके अतिरिक्त क्या क्या किया है, तो याद रखिएगा, जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी भी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। कब की थी, तो 1916 में की थी। याद रखिएगा, 1916 में मदन मोहन मालवीय ने, क्योंकि अभी तो 3-4 साल पहले 100 वर्ष भी पूरे हुए हैं, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो अगर भाषा के आधार पर बात की जाए तो आपको ये ज़रूर पता होगा प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 1953 में किया गया था, उसकी कैपिटल थी हैदराबाद। बाकी एक बात और समझ लीजिए कि 2 जून 2014 को इसका भी बंटवारा हो गया और ये एक राज्य इसके अंदर से बन गया तेलंगाना। ठीक है, जो हैदराबाद था वो तेलंगाना में चला गया, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बना दी गई। ठीक है, अमरावती एक नदी भी, अगर पूछा जाए अमरावती नदी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि अमरावती नदी भी आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पूछा जाए कि जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा एक नदी बहती है मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं।
कि राज्य के वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो संविधान का अनुच्छेद 28 है वो यह बात बोलता है कि जो अनुच्छेद 28 है उसके अंतर्गत ये बात कही जाती है कि कोई भी अगर राज्य से वित्त पोषित है, यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, राज्य का मतलब है गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल की हो, ठीक है, स्टेट या सेंट्रल कहीं की भी गवर्नमेंट हो, अगर वो किसी को वित्त पोषित कर रही है यानी कि एडेड मतलब कि उसको फाइनेंशियली एड कर रही है, तो वहाँ पे कोई भी धर्म संबंधित शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। ये नहीं कि वहाँ पे आपको, जैसे सपोज़ करिए कि कोई मुस्लिम कॉलेज है, वहाँ पे आपको फिर कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट है, वो वित्त पोषित है, तो उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक शिक्षा होगी, धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। तो फिलहाल ये कहाँ पे लिखा है, तो अनुच्छेद 28 होगा इसका सही उत्तर। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्तों आदि का वर्णन है। तो चलिए, इसको आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 106 है, 106, इसके अंतर्गत सांसदों के वेतन भत्तों आदि का वर्णन है। एक आता है एमपी लैड्स, इस समय बहुत फेमस टर्म चल रहा है एमपी लैड्स। इसका क्या मतलब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। तो लोकल एरिया डेवलपमेंट मतलब जो इस समय सांसद निधि चलती है, तो इस सांसद निधि के अंतर्गत इनको हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ठीक है, 5 सालों तक 5-5 करोड़ मिलते रहते हैं। तो अभी कोविड-19 के कारण क्या किया गया कि कोविड-19 के कारण जितने भी इस तरह के काम थे या फिर जितने भी सांसद थे, तो इन सब सांसदों को जो ये निधि दी जाती थी, ये 2 सालों के लिए नहीं दी जाएगी। 2 सालों के लिए एमपी लैड्स की निधि बंद कर दी गई, फिलहाल अब से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में डेफिशिएंसी आ गई है, या फिर कह सकते हैं कि साथ ही जितना नुकसान हुआ है, इसके अतिरिक्त ही 30% की सैलरी कट भी हो गया ये सांसदों के वेतन का अगले पूरे सालों के लिए, लगभग 2 सालों के लिए यही सब सिस्टम बना रहेगा। तो इससे सरकार का जो खजाना खाली हुआ है, सरकार उसको कुछ ना कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 106। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 है कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ। तो अगर संविधान के प्रथम संशोधन की बात की जाए तो 1951 संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूरा तरह से एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इस समय भी काफ़ी एग्जीक्यूशन हो गया था, लेकिन बचा हुआ पूरा एग्जीक्यूट 26 जनवरी। उसके बाद 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया, और फर्स्ट अमेंडमेंट किस लिए हुआ था, तो भूमि सुधार। सबसे पहले जो आपने सुना होगा चकबंदी, दूर दूर खेत थे उनको चकबंदी करके एक ही जगह पे उसको खेत प्रोवाइड कर दिए गए। दूसरी जगह है तो जो वहाँ पे था इस यहाँ वाले को वहाँ भेज दिया गया जिसके खेत। तो चकबंदी करके बेसिकली इससे किसानों का समय, संसाधन, इस प्रकार की चीज़ें बचेंगी, और किसान अपने जो आप कह सकते हो कि ध्यान ज़्यादा दे पाएगा। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, आपको बता देता हूँ, वो कृषि आधारित ही थी। कृषि पर उसका फोकस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस समय अपने देश में उतना खाद्यान्न नहीं होता था, इस कारण। फिलहाल इसका सही उत्तर होगा 1951 में। अगला चलते हैं। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया। अगेन इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। इससे 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये कि सर्वप्रथम किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश आप बता देंगे। अगर पूछा जाए कब, तो याद रखिएगा 1958 में। और सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब कि केंद्रीकरण तो हो गया कि जब कोई सारे एक ही व्यक्ति के पास सारे जितने भी राइट्स हैं आ जाएं। विकेंद्रीकरण मतलब, विकेंद्रीकरण बेसिकली गांधी जी विकेंद्रीकरण के ही थे। उनका कहना था कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो 1958 में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। अभी हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य भी 1953 में कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं कि प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि चर्चा में मुद्दा रहता है। तो 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारे एक्ट हैं जो नहीं भी पहले लागू थे, जैसे कि RTI हो गया, उसके बाद IPC हो गया, इंडियन पीनल कोड। तो ये सब संविधान के जो ये सब चीज़ें हैं, कानून, वो वैसे भी वहाँ पे लागू नहीं थे पहले। लेकिन फ़िलहाल अगर आज की स्टेटस की बात की जाए तो 31 अक्टूबर वह ऐतिहासिक दिन है, 31 अक्टूबर 2019,
को जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज़ में बांट दिया गया, एक लद्दाख लेह जिसको कहें, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये दोनों अब, और जो सबसे पहले 35A अनुच्छेद 370 इन दोनों को हटा दिया गया है, और अब जैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं सेम उसी तरह इनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। इनको किसी प्रकार का विशेष, हालांकि अभी विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको अन्य किसी भी तरह से विशेष रूप नहीं दिया जा रहा है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं 10वां और आखिरी प्रश्न में कि भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो अगर अधिनियम की बात की जाए तो सबसे पहला भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, आपको पता होगा। सबसे पहला एक्ट अगर रेगुलेटिंग एक्ट पूछे तो 1773 ही था, पहला था भारत का। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इसी अधिनियम के द्वारा किया गया, और पहले कोलकाता में था ये। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली में अब तो हो गया है, पहले ये कोलकाता में था। और इसकी जो सबसे पहले इसका जो अधिनियम आया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, तो इसके अंतर्गत यही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए एक्ट। 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, पॉलिटी से संबंधित थे। अब अगला भाग जो है इसका पार्ट 5 आएगा, और ऐसी प्रकार ये सीरीज़ अनवरत चलती रहेगी। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।